अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जापान की वीज़े के हवाले से। जापान का वीज़ा जो है वो अभी रिज्यूम हो गया है और लोगों ने काफ़ी अप्लाई जो है वो शुरू कर दी। जापान के गवर्नमेंट ने जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2.5 साल हो गए, इन्होंने अपने जो टूरिस्ट वीज़ा थे वो क्लोज़ किए हुए थे। दूसरे मुल्कों से जापान लोग नहीं जा रहे थे। फिर इन्होंने इस तरह किया है कि अभी कुछ 6 महीने पहले इन्होंने ग्रुप टूर्स जो है वो स्टार्ट कर लिए। वो भी इस तरह के, मतलब जैसे कोई इधर यहाँ पे ट्रैवल एजेंट है और वो अपने पास साथ जो है वो ग्रुप लेके जाना चाहता है जापान टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए। तो वहाँ पे इन्होंने इस तरह कर लिया कि जो जापान में कोई ट्रैवल एजेंट हो और अथेंटिक हो, रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट के साथ, जापान गवर्नमेंट के साथ, उनका इनविटेशन लेटर जो है वो ज़रूरी था। तो फिर इन्होंने इस तरह कर लिया कि ग्रुप टूर स्टार्ट कर लिए। उसमें रिक्वायरमेंट थोड़े से टफ थे, लेकिन जापान का आपको पता है कि वीज़ा तो इजीली मिल जाता है। मतलब इस तरह इजी नहीं मिल जाता, उनका वीज़ा है फ्री, कोई फीस उनकी एम्बेसी फीस नहीं है, कोई दूसरे चार्जेस नहीं है, लेकिन है बहुत टफ। तो दूसरी बात यह कि एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आता है, जापान का टिकट भी काफ़ी महंगा है और जो दूसरे अखराजात हैं वहाँ पे, होटल वगैरह हो गए या ट्रांसपोर्टेशन, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट जो है, मैं जिनको जानता हूँ, उन्होंने जो है ये कहा है कि मतलब हम अभी अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पर हेड तकरीबन टूर्स में 5 से 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए पर हेड जो है एक्सपेंस आ रहा था। और आपको पता है जापान अगर आप जाएंगे टूरिज्म के लिए तो एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के ज़्यादा आप नहीं गुजार सकते। तो अभी इन्होंने इस तरह कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है टूरिज़्म को ओपन कर लिया, जिस तरह पूरे दुनिया में अभी जिस तरह यूरोप है, अमेरिका, कनाडा ने वीज़ा जो है पॉलिसी वो थोड़ी सी नरमी कर दी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो टूरिज़्म पे ही चलती है। तो जापान एक स्टेबल कंट्री है और इकॉनमी भी इनकी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन टूरिज़्म पर्पस पे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रमोट कर ले अपने। दूसरा ये कि बिज़नेस जो है वहाँ पे काफ़ी लोग करते हैं, यहाँ से जाके दूसरे मुल्कों से, इंडिया, बांग्लादेश से जाके, या यूरोप से या अमेरिका से वहाँ पे आते हैं बिज़नेस के लिए। तो काफ़ी परेशानियाँ थी कोविड की वजह से। अभी मतलब फ़िलहाल इन्होंने वीज़ा खोल दिया और काफ़ी रश है उनके एम्बेसी पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी ख़बर है। और जो ट्रैवलर है उनके लिए भी, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जो आपको अगर वीज़ा लगाता है तो उसका आपके ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आपको जापान वीज़ा दे देता है तो आपको आगे शेंजन भी वीज़ा देगा, कनाडा भी देगा, अमेरिका भी देगा, ऑस्ट्रेलिया भी देगा, क्योंकि जापान इन ही इकॉनमी के टॉप 5 में आता है। तो सबसे जो अच्छी बात है इस टाइम कि वीज़ा ओपन हो गया है जापान का और आप अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी आते हैं दूसरे अ, उस पे कि दूसरा टॉपिक है जापान के वीज़े के हवाले से कि वीज़ा किस तरह हम अप्लाई कर लें और इसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। तो मैं आपको एक बात साफ सी बता दूं कि ठीक है, जापान का जो है वो फ़ीस नहीं है। मतलब इसको ना देखें कि इसका फ़ीस नहीं, जिस तरह दूसरे एम्बेसियों का है। मतलब हर एम्बेसी का, किसी का $100 है, किसी का $180 है, किसी का यूरो में लेते हैं। मतलब पाकिस्तानी 25 से 30,000, 20,000 रुपये हर एम्बेसी का फ़ीस है, इवन तुर्की का भी है। तो ये तो एक बड़ी कंट्री है जापान, इनका वीज़ा फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, एम्बेसी फ़ीस कोई नहीं है। लेकिन इसके नेगेटिव पहलू में हम अगर देख लें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक ना हो और वो मुतमईन ना हो, तो इनका ये भी है, जापान का पासपोर्ट पे रेड स्टैंप लगता है कि मतलब इसके डॉक्यूमेंट्स में मसला था, तो वो भी थोड़ा सा फिर इशू होता है पासपोर्ट पे कोई स्टैंप लगने के बाद। दूसरी बात ये कि रिक्वायरमेंट ये है जापान की वीज़ा के लिए कि जिस तरह आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, उसके लिए जिस तरह आप अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे आप वो करते हैं, फ़ाइल तैयार करते हैं, तो जापान के लिए भी आप उसी तरह फ़ाइल तैयार करेंगे। और उसमें मैं आपको बता दूं कि क्या-क्या होगा।
सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिडिटी के साथ होगा। दूसरे नंबर पे आता है आपकी एनआईसी, उसके जो है वो एक्सपायर ना हो, उसकी रिक्वायरमेंट है। तीसरे नंबर पे आता है, आप अगर मैरिड हो तो आपकी एफआरसी चाहिए और एमआरसी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एमआरसी मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपको नादरा के थ्रू आपको मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी 3 मंथ्स जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए होंगे, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा जो आपकी सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र होती हो, और उसका जो है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको बैंक से मिल जाएगा आप जब बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं उसी टाइम। अच्छा, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कम से कम आपकी सैलरी 1 लाख या 80,000 होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम आपकी 80,000 होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको, जापान एक बड़ा मुल्क है, वो देखता है कि ये अगर यहाँ पे स्टेबल नहीं है तो ये वहाँ पे जाके फिर वापस नहीं आएगा। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए जो है वो एनटीएन ज़रूरी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और बिज़नेस का अपना जो है स्टेबल बिज़नेस होना चाहिए, उसका बिज़नेस का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, और पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए। बिजनेसमैन के लिए ये दो मैं अकाउंट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपके बिज़नेस का जो है वो बिज़नेस के नाम पे अलग हो और पर्सनल जो है वो अलग हो। अब जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए जापान के वीज़े के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम आपका अकाउंट में 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जापान और करेंसी जो है उनकी भी येन है, जापानी येन, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक्सपेंस, मतलब मैंने आपको कहा कि 3.5-4 लाख आपका एयर टिकट हो जाएगा, इस तरह होटल रिजर्वेशन हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन, तो वो देखते हैं कि इसके पास पैसे कितने हैं कि ताकि वो ट्रेवल एक्सपेंस जो है वो कवर कर सके। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बैंक स्टेटमेंट के बाद, उसी में मैंने ये भी आपको बताया कि आपके 2 अकाउंट होने चाहिए बिजनेसमैन के लिए। एक जो है वो बिज़नेस के नाम पे होने चाहिए और एक जो है अपने नाम पे आपका होना चाहिए। बिज़नेस अकाउंट में बेशक आपके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख पड़े हो, लेकिन अपना जो पर्सनल अकाउंट है कोशिश करें कि उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस पे ये है कि उनको ये क्लियर हो जाता है कि ये पर्सनल अकाउंट में जो इसके पैसे हैं ये इसके अपने हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा पैसे हैं इसके पास, इस पे ये ट्रैवल कर सकता है। बिज़नेस अकाउंट में अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े भी हो, लेकिन वो ये सोचते हैं जो एम्बेसडर है कि ये जो बिज़नेस अकाउंट है इसमें बिज़नेस के पैसे पड़े हुए हैं, ये कल को ये यूज़ कर सकता है या किसी काम इसके आ सकते हैं, बिज़नेस के लिए है तो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये एक ज़हन में बात रखें। अच्छा, उसके बाद होटल रिज़र्वेशन इसका भी होना चाहिए, इंश्योरेंस जो है वो इसका भी होना चाहिए। फ़्लाइट टिकट जो है वो कन्फ़र्म आप किसी ट्रैवल एजेंट से ले लें, बाद में आप जो है वीज़ा ना लगे तो वो 4-5 हज़ार आपका खर्चा आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जापान का वीज़ा आपको अगर मिल जाए तो आप ट्रैवल कर लें, क्योंकि आप अगर ट्रैवल कर ले जापान का तो आपको आगे शेंजन वीज़ा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट थे जापान के हवाले से। वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। आप पूरा फ़ाइल तैयार करके इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में जापान की जो एम्बेसी है वहाँ पे आप जाके आप डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ाइल जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं आपको बात बता दूँ कि जापान का कोई भी, जिस तरह यूरोप का है, स्पेन, जर्मनी, इटली का अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तभी जाते हैं। जापान का इस तरह कोई सीन नहीं है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर जाएँगे। आप डायरेक्टली एम्बेसी जाके वहाँ पे उनका जो प्रोसेस है वो सारा आप कैरी करेंगे और आप फ़ाइल सबमिट करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जिस तरह आजकल यूरोप का जो या यूएस का या दूसरे जो बड़े कंट्रीज़ है उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, साल तक नहीं मिल रहा, 3 महीने, 2 महीने। एजेंट जो है, कुछ एजेंट्स उन्होंने मतलब अपने लिए बुकिंग की है, वो फिर आगे महंगे जो है अपॉइंटमेंट सेल करते हैं। ये एक बिज़नेस है बस, पाकिस्तान में इस तरह होता रहता है, लेकिन जापान का ये है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आप इजीली जाके फ़ाइल जो है सबमिट कर सकते हैं और आपको जल्द ही वो जो है आपको रिप्लाई करते हैं कि आपको वीज़ा वो ग्रांट करते हैं या नहीं करते। जापान का जो है आप ऑनलाइन जो है फॉर्म डाउनलोड करके वो फिल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके आप फ़ाइल उनको सबमिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
ये था जापान के हवाले से वीज़े की पूरे इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी मुझसे कोई बात रह गई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुल्क का मैं आपके साथ वीज़ा जो है वो डिस्कस करूँगा। शुक्रिया।